पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते हैं, वैसे ही बुरे दिनों के बिना जीवन में अच्छे दिन नहीं आते। नमस्कार, मैं हूं आपका मनोहर। स्वागत आप सभी का। साथियों, आज अपन बात करेंगे कि जैसे हमारी विदित आपको विदित है कि ज्योग्राफी को लेकर हमारी वीडियो थी, स्थिति विस्तार परिचय हुआ, भौतिक प्रदेश पर अपन आए। कल अपन ने बात की कि जो राजस्थान का जो मरुस्थल है, मरुस्थल को दो भागों में बांटा, शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क प्रदेश की हम समस्त जानकारी के लिए बालुका स्तूप युक्त, बालुका स्तूप मुक्त, चांदन, भूगर्भिक जलपट्टी, तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट को अपन लेने की कोशिश की। साथियों, आज अपन बात करेंगे कि अर्ध शुष्क प्रदेश, मरुस्थल का जो सेकंड क्लोज आता है, अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसे अपन चार भागों में बांटते हैं। वे चार भाग कौन कौन से, उन चारों भागों की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, उनको लेकर हमारी वीडियो होगी। साथियों, जैसा कि हमें पता है कि अर्ध शुष्क प्रदेश को अपन कितने भागों में बांटते हैं, चार भागों में, जिसका जो पहला भाग है वो है गग्गर का मैदान। कौन सा बच्चों? गग्गर का मैदान। बच्चों ने, आप हम सब साथी है तो मतलब गग्गर का मैदान। साथियों, दूसरा मैदान है शेखावाटी का प्रदेश बोल दो, शेखावाटी का क्षेत्र बोल दो, या शेखावाटी का मैदान बोल दो, इसमें कोई दो राय नहीं, शेखावाटी का मैदान। साथियों, जो तीसरा बिंदु है वो है नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और चौथा फैक्टर है गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश, जिसे अपन लोणी बेसिन कहे तो भी बुरा ना होगा, लोणी बेसिन। साथियों, अर्ध शुष्क प्रदेश को अपन बांगड़ प्रदेश भी कह सकते हैं, बांगर या वागड़, बांगर या बांगड़। साथियों, ये बांगर या बांगड़ एक शब्दावली होती है वागड़। साथियों, वागड़ जो माही नदी होती है, जो बांसवाड़ा की खादू गांव से प्रवेश करती है और डूंगरपुर बांसवाड़ा बहती हुई या गुजरात में ये वापस प्रवेश कर जाती है। जो माही नदी का आसपास का एरिया और डूंगरपुर बांसवाड़ा के एरिया को वागड़ बोलते हैं, और बांगड़ बोलते हैं अर्ध शुष्क मैदान, जहां पर मिट्टियों द्वारा, जहां नदियों द्वारा प्राचीन काल में जो मृदाएं ला तो गई है, लेकिन लगातार बार बार पुनः नवीन मृदा नहीं लाती है, तो वो अनुपजाऊ हो गया, और उन्हीं अनुपजाऊ मैदान को बांगर कहते हैं। चलो, अपना टॉपिक था कि अर्ध शुष्क मरुस्थल को चार भागों में बांटना, गग्गर, शेखावाटी, नागौरी, गोडवाड़ प्रदेश। और अपन एक एक पॉइंट की आराम से विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, तो हमारा जो चर्चा का विषय है गग्गर का मैदान। हम सभी को पता है साथियों, जैसे ये पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान को गग्गर का मैदान, शेखावाटी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश, यानी चार अलग अलग खानों में हमने बांटने की कोशिश की। साथियों, जो गग्गर का मैदान है, अपन को पता है कि गग्गर नदी हिमाचल की कालका पहाड़ियों से निकलती है और हनुमानगढ़ की तिब्बत तहसील से अंदर प्रवेश करती है, और हनुमानगढ़ गंगानगर बहती हुई पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक इसका पानी जाता है। तो जहां ये नदी बहती है, इसके बाहुल क्षेत्र के आसपास के जिले को इसमें सम्मिलित किया जाता है, इसके मैदान को सम्मिलित किया जाता है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को सम्मिलित किया जाता है। साथ ही बताते हैं कि गग्गर नदी, जो इसका गग्गर का मैदान का फैलाव है, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ में, और गग्गर नदी के पाट इन बहाव की जो स्थलाकृतिक दृष्टि है वो कैसी दिखती है। गग्गर नदी के पाट को हनुमानगढ़ में साथियों नाली कहते हैं। नाली जब पानी की मात्रा
कम हो जाती है तो वो नाली का रूप धारण कर लेती है। जैसे नाली में कम कम पानी जाता है, वैसे ही जब गगन नदी में पानी की आवक इतनी नहीं होती है तो हनुमानगढ़ में हम इसे नाली कहते हैं। और कई दफा इसका पानी इतना तेज होता है कि ये हनुमानगढ़ गंगानगर को पार करती हुई सूरतगढ़ में बहाव यानी एक तूफान जिसे बाढ़ की सिचुएशन होती है। और ऐसे करते करते जब पानी की और तेज आवक होती है तो ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक आती है। फोर्ट अब्बास जो पाक सीमा में पड़ता है, इन फोर्ट अब्बास तक इसका पानी आता है। साथियों, जब ये गंगा नदी बहती है तो आसपास जो मैदान होगा, मैदानी भाग है बिल्कुल, तो इसका जो मैदानी भाग है और मैदानी भाग में जो कृषि करते हैं साथियों, उसको बोलते हैं वग्गी। इसको बोलते हैं साथियों वग्गी। साथियों, ये तो हमारी गंगा नदी की बात हुई। अब जो सेकंड हमारा जो बिंदु है वो है शेखावटी का मैदान। हम सभी को पता है कि शेखावटी मुख्यतः चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर से अलग हुआ डीडवाना वो होगा नागौरी उच्च भूमि, यानी चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन का इलाका है शेखावटी क्षेत्र में। साथियों, शेखावटी क्षेत्र में जो इस क्षेत्र में जो शेखावटी क्षेत्र की मैं बात करूं, यहां पर साथियों एक तो स्थिति बनती है बांगर, खादर, जोहड़, चौबी, बीड़, तोरावटी और ये कुछ शब्दावली। बांगर साथियों, जब नदियां एक बार अपने साथ लाई गई मिट्टियों के बहाव से उस मैदान को बना लेती है, लेकिन जब बार बार नदियां उस मैदान तक नहीं पहुंचती है, उस मैदान तक पहुंचने से पहले अपने आप को विलुप्त मान लेती है और उसका पानी उस क्षेत्र तक जाता नहीं है। कहने का मतलब है कि नदी एक बार पानी तो ले जाती है लेकिन बार बार उस मैदान तक वापस नहीं पहुंचती है। तो वो कुछ समय के बाद 1 2 3 4 5 7 8 10 सालों के बाद में वो मोटे मोटे कणों का रूप ले लेती है, मोटे मोटे पंतर हो जाते हैं और वो क्षेत्र अनुपज हो जाता है, जिसे अपन बोलते हैं बांगर। और एक होता है इसे बांगड़ भी बोलते हैं, और ये अनुपज होती है और विशेष प्रकार की कृषि के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। और एक होता है वागड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मैदान को वागड़ बोलते हैं। एक है खादर, इसी का सेम उल्टा, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से ये निर्मित मैदान है और लगातार हर वर्ष नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी यहाँ पर बिछाई जाती है और ये कृषि के रूप में उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि नदियां कहाँ से बहकर आती है, अपने साथ नई जो मिट्टी को लाती है और यहाँ पर ला देती है। इससे इस मिट्टी में अनेक प्रकार की कृषि होती है और ये किसानों के लिए फायदेमंद होती है। इसलिए यानी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी प्रतिवर्ष यहाँ पर लाई जाती है। एक है जोहड़। साथियों, जोहड़ शेखावटी क्षेत्र में कच्चे कुओं को कहते हैं। यानी शेखावटी क्षेत्र में पानी की थोड़ी कमी है तो वर्षा के काल में यानी स्थानीय लोगों द्वारा कच्चे यानी गड्ढे खोद दिए जाते हैं और आसपास ठीक ठाक उसे लीपा पोत करके यानी कच्चा कुआं माना जाता है। यानी शेखावटी में कच्चे कुएं को जोहड़ बोलते हैं। एक है चौबी, ये थोड़ा बड़ा होता है जोहड़, और चौबी इसी का ऐसे शंक्वाकार एक गहरा ग्रिप में होता है, गहरा होता है। ये भी कुएं का रूप ही होता है, लेकिन ये चौबी के अंदर ही गहरा जो कूप होता है, कुआं होता है, उसे चौबी बोलते हैं। एक साथियों शब्दावली है बीड़। साथियों, चारागांव के लिए छोड़ी गई वह भूमि, यानी शेखावटी क्षेत्र में जो पशुपालन के लिए चारागाह के लिए जो भूमि पड़त होती है उसे बीड़ बोलते हैं। और एक होता बीहड़, चारागाह के मैदान को पशुपालन के लिए छोड़ देते हैं तो उसे बीड़। एक है बीहड़। चंबल नदी आपको पता है कोटा रीजन में बहती है और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वहां से बहती हुई ये आती है। तो वह चंबल नदी तेज धार में बहती है और वहां के स्थानीय लोगों द्वारा भी इस चंबल नदी के जब ये कुछ आसपास के किनारों को खोद कर वहां पर गड्ढे बना दिए गए और ये इतनी तेज तराटेदार बहती कि बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण कर दिया गया,
तो उस खड्डों में बहुत सारे लोग डाकुए रहते हैं और आस पड़ोस वाहनों को आते जाते वाहनों को ये लूटपाट करते हैं, इसलिए इन्हें डाकुओं की शरण स्थली भी कहते हैं। और अवनालिका अपर्दन और बेडलैंड एरिया और उत्खात भूमि आदि अनेक नामों से जाना जाता है। तो वो बीहड़ चंबल से रिलेटेड जो कोटा जोन से संबंध है, एक बीड़ यानी शेखावाटी क्षेत्र में मैदान को बीड़ कहते हैं, जो पशुपालन पड़त चारागाह के लिए होता है। एक है तोरावटी। साथियों, तोरावटी यानी एक नदी है जो सीकर खंडेला की पहाड़ी से निकलती है, कातली नदी निकलती है। कातली नदी निकलने के बाद और इसके पास एक सभ्यता भी है, गणेश्वर सभ्यता बोलते हैं, जो ताम्र युगीन सभ्यता की जननी मानी जाती है। वो एक सभ्यता वाला टॉपिक अलग है। तोरावटी साथियों जो कातली नदी बहती है, जो चूरू और झुंझुनू की सीमा पर समाप्त होती है, एक अंतरप्रवाही नदी है, जो उसके आसपास के मैदान को तोरावटी का मैदान कहते हैं साथियों। और यहां पर शेखावाटी का क्षेत्र अंतर जल प्रवाही वाला क्षेत्र है, अंतर जल प्रवाही वाला क्षेत्र है। साथियों बताया जाता है कि यह जमीन होती है, ये जमीन के नीचे चूने की परत होती है, चूने की परत की ये चट्टाने होती है, तो जो पानी होता है जमीन पर ना बहकर चूने की वो परतों में बहता है, इसलिए अंतर प्रवाही जल क्षेत्र वाले ये क्षेत्र माना जाता है। और साथियों ये गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दी में अधिक सर्दी पड़ती है और गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है। तभी तो चूरू जिला का जो हिमांक बिंदु सर्दियों में बिल्कुल न्यूनतम होता है और गर्मी में तेज गर्मी पड़ती है। सबसे अधिक तापमान चूरू का हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वो चूने की परत के कारण ये कि ये सर्वाधिक गर्मी को ट्रैक्शन करती है, सर्दी को भी ये सर्वाधिक मात्रा में खींचती है, इसलिए चूने की परतें होना और इसलिए अंतर जल प्रवाही वाला क्षेत्र भी माना जाता है। ये अपन ने बात की शेखावाटी क्षेत्र की। अब है नागौरी उच्च भूमि। साथियों आपने देखा होगा कि नागौर, अजमेर का कुछ हिस्सा हो गया, डीडवाना, जो अजमेर और नागौर के बीच जो मुख्य थे ये जायल पुष्कर। साथियों नागौरी उच्च भूमि में ये थोड़ा नागौरी उच्च भूमि यानी समुद्र तल से थोड़ा उच्च उठा हुआ भूभाग है, इसलिए उसे उच्च भूमि कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषता है साथियों, अजमेर और नागौर में यहाँ के जल फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से यहाँ के लोगों के दांत पीले होना और यहाँ की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होना, पीठ का झुकना, ये इन जल में फ्लोराइड की मात्रा होने के कारण होता है। और ये सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है जायल से नागौर तक की पेटी की भूगर्भिक जल पेटी में फ्लोरोसिस रोग होता है इनसे। और फ्लोराइड युक्त जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से यहाँ के लोगों में फ्लोरोसिस नामक रोग अधिक होता है। और इस रोग का जो परिणाम है दांत का पीला पड़ना, पीठ का झुकना और कुबड़ निकल जाना, बांका पट्टी, हाथ बेल्ट पट्टी आदि अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी, हाथ बेल्ट पट्टी आदि नामों से जाना जाता है। और इससे प्रभावित सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो जायल से पुष्कर के मध्य माना जाता है। और मुख्य जो विशेषता है कि जल में फ्लोराइड युक्त जल की मात्रा है। साथियों यहां से 3-4 फैक्ट और हमें देखने को मिलते हैं। एक है मकराना श्रेणी। साथियों मकराना श्रेणी संगमरमर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, आप सभी को पता है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मकराना श्रेणी संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। और एक है मांगलोद श्रेणी। मांगलोद श्रेणी जिप्सम के लिए, वो मिटाना दीजिए।
वो ये सामने पड़ा है। मांगलों श्रेणी जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, और एक है मकराना मांगलो, एक है जाहिल श्रेणी। जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण। साथियों, नागौरी उच्च भूमि अधिकतर डेगाना, बाकरी, रेव ये टंगस्टन के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। इसको मिटा दे, फिर अगली जो भी वार्तालाप है उसको अपन आगे बढ़ाएंगे। चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, बांगर, अनूप जो ये साथियों हमने समझा है। और जो गग्गर का मैदान है, अनूपगढ़, गंगानगर और गग्गर नदी के आसपास के मैदान को गग्गर का मैदान कहते हैं। और नागौर, अजमेर, डीडवाना और यहाँ के जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से यहाँ के लोगों में फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। अब साथियों बात करते हैं गोडवाड़ प्रदेश। ये गोडवाड़ प्रदेश की क्या सीन है? साथियों जैसे ये राजस्थान का फिर पश्चिमी मैप है। साथियों जैसे अजमेर होता है, नागौर के पास में ये अजमेर से एक पहाड़ी है, नाग पहाड़ी, वहां से एक नदी निकलती है। अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालौर ऐसे करके ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। साथियों इसे लूणी नदी में, इसे गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन इसलिए कहती है कि ये लूणी नदी से उद्गम से अंत तक के आसपास की सीमाओं को ये कवरेज करती है, इसलिए इसे गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। ये मुख्यतः पश्चिमी ब्यावर, जिसमें जैतरण, बर ये वाला इलाका आता है, और बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, जालोर, सांचौर और उत्तर पश्चिमी सिरोही भी आता है। सिरोही के क्षेत्र को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। साथियों जो गोडवाड़ प्रदेश है, गोडवाड़ प्रदेश का ये समस्त जो क्षेत्र है, ये साथियों बताया जाता है कि 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इस क्षेत्र की मिट्टी, अगर हम मिट्टी की बात करें तो ये जलोढ़ कांपीय मिट्टी मानी जाती है। जलोढ़ कांपीय मिट्टी मानी जाती है। और कई 100 वर्षों पहले बताया जाए कि ये जो इस नदी का अंतिम छोर और ये कच्छ का क्षेत्र, कई 100 वर्षों पहले यहाँ पर एक समुद्र लहराता था। इस समुद्र लहराने के कारण इस क्षेत्र को बताया जाता है कि नेहड़ क्षेत्र बोलते हैं। एग्जाम में सीधा प्रश्न आता कि नेहड़ क्षेत्र का संबंध किस नदी से है, नेहड़ क्षेत्र का संबंध किस प्रदेश से है, और नेहड़ क्षेत्र का संबंध या नेहड़ क्षेत्र की लोकेशन का स्टैंड करती है। तो ये लोणी का दक्षिणी छोर, जालोर, बालोतरा, वेल, कच्छ का मिलता हुआ क्षेत्र नेहड़ कहलाता सर। और इस सीमा को तो नेहड़ कहते हैं, लेकिन जो उत्तर ये पूर्वी ये इस सीमा को क्या बोलते हैं? तो इसका नाम हमें मिलता है कालाबूरा डूंगर, यानी लूणी नदी का उत्तरी पूर्वी सीमा कालाबूरा डूंगर के नाम से जानी जाती है। कालाबूरा डूंगर के नाम से जानी जाती है। साथियों गोडवाड़ प्रदेश में एक प्रदेश आता है जो सांचौर, सांचौर एक क्षेत्र ऐसा जिसे 5 नदियों का मिलन होता है। इसे 5 नदी जिस क्षेत्र पर मिलती है उसे पंजाब बोलते हैं। इसलिए राजस्थान का सांचौर पंजाब को, राजस्थान का पंजाब सांचौर को माना जाता है। राजस्थान का पंजाब सांचौर को माना जाता है। ये आपको इफेक्ट याद रखना है। साथियों इसी रीजन में बाड़मेर, बालोतरा, पहले बाड़मेर में आता था, लेकिन बालोतरा अलग जिला है। साथियों बताया जाता है कि ये
जैसे ये बालोतरा जिला मानो आप, और यहाँ पर जैसे ये जमीन है और ये बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। साथियों इन पहाड़ियों को 56 की पहाड़ियाँ कहते हैं। इन पहाड़ियों को क्या कहते हैं? 56 की पहाड़ियाँ। इन 56 की पहाड़ियों में एक पर्वत है नाकोड़ा पर्वत। जैसे ये नाकोड़ा पर्वत मान लो, ये नाकोड़ा पर्वत, ये नाकोड़ा पर्वत है। और इन्हीं नाकोड़ा पर्वत में एक मंदिर है। नाकोड़ा पर्वत में एक मंदिर है। इस मंदिर का नाम है पार्श्वनाथ जैन मंदिर। पार्श्वनाथ जैन मंदिर। इन 56 की पहाड़ियां, हाँ एक नोट, एक बात याद रखने की, 56 का मैदान, 56 का मैदान माही नदी के बहाव क्षेत्र या माही नदी के जो प्रवाह क्षेत्र में जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र आता है, 56 नदी नालों का समूह, इसे 56 का मैदान कहते हैं, जो दक्षिणी राजस्थान से संबंधित है। लेकिन 56 की पहाड़ियां ये बालोतरा में है। और बालोतरा में भी एक गांव है मोकलसर। मोकलसर से लेकर सिवाना तक ये पहाड़ियां 11 किलोमीटर लंबी और 1.5 किलोमीटर चौड़ी है। और बताया जाता है कि इन पहाड़ियों में जो पत्थर मिलता है वो मिलता है ग्रेनाइट पर्वत। ग्रेनाइट चट्टानें मिलती है और ये पर्वत है नाकोड़ा पर्वत, तो जो इसमें मुख्य मिलता है इसलिए इसे ग्रेनाइट पर्वत भी कहते हैं। और नोट आपको याद रखना कि ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहते हैं। और जहां पर आपने जो ग्रेनाइट पत्थर काटने की जो सर्वाधिक फैक्ट्रियां है वो सर्वाधिक जालोर के क्षेत्र में। जालोर इतनी बड़ी सिटी नहीं, लेकिन फैक्ट्रियों के मामले में सर्वाधिक ग्रेनाइट सिटी इसलिए क्योंकि फैक्ट्रियां सर्वाधिक मात्रा में वहीं पर है। और ग्रेनाइट पर्वत, नाकोड़ा पर्वत, जहां से एक मंदिर है पार्श्वनाथ जैन मंदिर, और जो जैनों से जैन धार्मिक संप्रदाय का ये आस्था केंद्र है। और इन पहाड़ियों को जो फैलाव है 11 किलोमीटर, जो मोकलसर से लेकर सिवाड़ा तक 11 किलोमीटर लंबी और 1.5 किलोमीटर तक चौड़ी है। साथियों इसमें एक स्थान और मिलता है, इससे मिलता है वो पीपलूद। कहते हैं कि पीपलूद में पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा होती है तो इसे मारवाड़ का लघु माउंट आबू भी कहते हैं, या मारवाड़ का माउंट आबू भी कहते हैं। पीपलूद को मारवाड़ का लघु माउंट आबू भी कहते हैं। साथियों इसी श्रेणी का एक अगला फैक्ट हमें मिलता है सेंदड़ा। सेंदड़ा पड़ता है ब्यावर, और ब्यावर के पश्चिमी क्षेत्र में आता है। और NH 8 के जस्ट इधर गांव होता है। सेंदड़ा में जो पर्वत है साथियों, आपने कभी गौर करो तो यदि आप जयपुर अजमेर ब्यावर से उदयपुर जाओ तो एक रास्ते में दाएं हाथ पर एक गांव है जहां की चट्टानें सर्पिलाकार है। जहां की चट्टानें कैसी है? सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार या सर्पाकार। जहां की चट्टानें सर्पाकार है। और ये भारत के 14 जियोलॉजिकल हेरिटेज सिटी के अंतर्गत इसे ब्यावर सेंदड़ा को भी यानी डाला गया है। और भविष्य में संभावना है कि भविष्य में यह रॉक गार्डन यानी रॉक गार्डन बनने की पूरी संभावना नजर आ रही है, बनने की पूरी संभावना है। यानी सेंदड़ा मध्य अरावली का क्षेत्र है जो ब्यावर में है, और सर्पिलाकार चट्टानों के लिए यह प्रसिद्ध है, और रॉक गार्डन बनने की पूरी संभावना है। और भारत के 14 या राजस्थान के ऐसा कि 14 जियोलॉजिकल हेरिटेज की सूची में यह है। ब्यावर हम सभी को पता है कि एक अभ्यारण्य टोटगढ़ रावली अभ्यारण्य जो ब्यावर का हिस्सा भी है, बन गया है, जो पहले पाली राजसमंद का ये हिस्सा हुआ करता था। और ब्यावर
सुंगड़ी नस्वार के लिए भी प्रसिद्ध है और ब्यावर तिलपट्टी के लिए भी प्रसिद्ध है। और ब्यावरन से सूचना का अधिकार जो ब्यावर के चांगेट अरुणा राय ने ये प्रारंभ किया था। अरुणा राय तिलोनिया अजमेर से संबंध रखती है। और ब्यावर की स्थापना 1836 में कर्नल डिक्सन साहब ने की थी। और ब्यावर के जस्ट दक्षिणी हिस्से में एक 5 किलोमीटर दूर श्री सीमेंट है, जो श्री सीमेंट राजस्थान में सीमेंट बांगर सीमेंट, श्री सीमेंट, ये तमाम इसके प्लांट है। और श्री सीमेंट 2007 में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार भी दिया गया था ऊर्जा के क्षेत्र में। ये आपको फैक्ट याद रखना है। और ब्यावर में सूती वस्त्र की पहली मिल, ब्यावर में पहली सूती वस्त्र की मिल, दूसरी तीसरी एडवर्ड कॉटन मिल, महालक्ष्मी मिल, ये ब्यावर से संबंधित रखती है। तो ये ब्यावर के बारे में आपको जानकर रखना है। और साथ ही यहाँ तक की कहानी आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। अगला जो 1-2 फैक्ट मैं और आपको बताने की कोशिश करूंगा। साथियों, मरुस्थल इलाके में 1, 2, 3, 4 शब्दावलियां हैं जो आपको याद रखनी है। जो मरुस्थल होता है साथियों, मरुस्थल की जो संरचना बनावट, धरातल के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, धरातल की स्थलाकृति की दृष्टि से जो मरुस्थल के जो टाइप है या कैसे बोलते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। एक मरुस्थल होता है साथियों ईर्ग। ईर्ग वह मरुस्थल जहां केवल बालू ही बालू है, पत्थर नजर नहीं आएगा, बालू ही बालू है। और इसको तुर्किस्तान में कोडर में बोलते हैं। ईर्ग जो चारों ओर रेत के बालू का टिल्लू है, यानी पत्थर नहीं मिलेंगे। और राजस्थान में मुख्यतः ये जैसलमेर का जो सम क्षेत्र है वह पाया जाता है। उसमें वनस्पति विहीन होता है, ये वनस्पति विहीन, किसी प्रकार की वनस्पति नहीं होती है। और एक है ईर्ग, एक है हम्मादा। कौन से साथी? हम्मादा। हम्मादा के लिए आपको ये ट्रिंगल याद रखना बस। मैं कल बनाया था लेकिन एक क्षेत्र इसका मेरे को याद नहीं है साथियों। पोकरण, फलोदी और बालोत्रा। साथियों इस बीच का जो क्षेत्र है वो हम्मादा मरुस्थल का प्रकार। जैसे यहां पर ये बालू के टीले नहीं मिलेंगे आपको, यहां पर पत्थर मिलेंगे। और ये पथरीला मरुस्थल है, पथरीला मरुस्थल। ईर्ग, हम्मादा, एक है रेग। साथियों इसकी विशेषता और इसकी विशेषता को मिश्रित करके जिस मरुस्थल का निर्माण होता उसे रेग बोलते हैं, जहां पर बालू का टिल्ले भी है और कई कई पत्थर के जमाव भी हमें देखने को मिलते हैं। साथियों ये छोटी सी वीडियो मरुस्थल की शब्दावली को लेकर और मरुस्थल का जो एक दूसरा क्लोज था हमारा रह गया था अर्धशुष्क मरुस्थल में शेखावाटी, गग्गर, नागौर, गोडवार प्रदेश को हमने समझाने की कोशिश की। फिर भी मानव है, इंसान है, गलती हो जाती है। और गलती अगर हो जाती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और बाकी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करें। और जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।